जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 16 मार्च से 22 मार्च तक। ये सप्ताह देखा जाए तो ज़्यादातर चंद्र की मूवमेंट से भी देखा जाता है, बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। और चंद्र का गोचर जो है वो कन्या राशि केतु के साथ शुरू हो रहा है एक दिन के लिए। पहले दिन 17 तारीख को ये आ जाएंगे तुला राशि में और धनु राशि में सप्ताह के एंड में समाप्त करेंगे। तो ये 7 दिनों का जो राशिफल होता है इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। काफ़ी काम की चीज़ है, आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलता है अपनी प्लानिंग वगैरह करने में, और क्या इसमें कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो कृपया पूरा वीडियो सुनिए और अपनी अपनी राशि के लिए तो सभी 12 राशियों के ऊपर चर्चा करूंगा। पर इससे पहले कि सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है जो और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सब दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो तो आप बेझिझक लिख दीजिए, उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए स्वामी है मंगल, जो तीसरे घर में बैठे हैं, एक पराक्रम स्थान में बैठे हैं। मंगल हमेशा पराक्रम स्थान में बहुत अच्छे गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं और आप कार्य करने में बहुत ही अग्रसर होंगे, और आगे बढ़कर काम करते रहेंगे। और हालांकि 10वें और 11वें घर के स्वामी जो है, 10वां घर कार्यक्षेत्र है, 11वां घर लाभ स्थान है। यहाँ पर शनि देव जो है अस्त बैठे हुए हैं। तो यानी लाभ में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। कामकाज में थोड़ा फोकस बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आप काम अपनी बिल्कुल उससे फोकस से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी नज़र आती है कि आपको लगता है कि मैं काम तो पूरी तरीके से ठीक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ कमी रह रही है। तो ये ऐसा महसूस होता है जब शनिदेव अस्त हो, तो ये सिचुएशन रहेगी। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। शुक्र 12वें घर में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और दूसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु जो कि 12वें घर के और नवम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का गुरु के साथ राशि परिवर्तन है, जो ये बताता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको धन लाभ भी होगा लेकिन खर्चे भी होंगे। तो एक किस्म से सिचुएशन जो है आपके लिए बैलेंस हो जाएगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है, पैसा आएगा तो खर्च भी होगा इसमें। और खर्च होगा किस पे? खर्च आप अपने सुख सुविधाओं पर ही खर्च करेंगे। कुछ हो सकता है आप धर्म के मामले में भी खर्च करें, कुछ हॉस्पिटल में खर्च कर सकते हैं, कहीं कुछ आध्यात्म उसमें प्रोग्राम में खर्च कर सकते हैं। तो ये सब दिखाई देता है। चौथा घर सुख स्थान है। सुख स्थान के मालिक चंद्र हैं जो छठे घर में बैठे हैं। पहला दिन थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद सप्तम भाव में जाएंगे, यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लाभ देते हुए जाएंगे। फिर ये 3 दिन बाद 8वें घर में आएंगे। 8वें घर में थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति हो जाती है वैसे भी, क्योंकि नीच की राशि है, तो मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ जाएगा 2 दिन के लिए। उसके बाद जब नवम भाव में आएंगे सप्ताह के अंत में, तो फिर से जो है आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये स्थिति है। बाकी पार्टनरशिप के घर की बात करें तो पार्टनरशिप के मामले में आपके शुक्र स्वामी हैं, शुक्र 12वें घर में बैठते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी या पार्टनरशिप के मामलों में या बाहर के मामलों में यहाँ कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। बाकी भाग्य स्थान के मालिक गुरु हैं, जैसे मैंने बताया धन में बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा धन के मामले में, तो धन आपको मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कार्यस्थल में थोड़ा सा फोकस करके चलिए, बाकी परेशानियां और कोई नहीं है। यात्राएं होंगी अगर, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, ये बात तय है। तो ये था मेष राशि का। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में देखा जाए तो 8वें घर के स्वामी होते हैं गुरु, और वो आपकी राशि पर बैठे हैं। अब 8वां घर बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छा घर नहीं माना जाता, तो गुरु एक फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा परेशानी देते हैं, किसमें?
स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे तो मार्गी है और ज़्यादा परेशानी, हालांकि पहले घर में ये बलि भी कहलाए जाते हैं, उम्र भी लंबी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो चीज़ें हैं, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं तो 8वें घर के परिणाम भी देंगे। 11वें घर के स्वामी हैं, 11वां घर लाभ स्थान है तो लाभ भी देंगे। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो ये चीज़ देखिए। दूसरा, 11वें घर और आपके राशि के अंदर दोनों में परिवर्तन योग भी है शुक्र और गुरु का, तो ये आपको काफ़ी बड़े लाभ भी देने वाला है। तो लाभ में कोई कमी नहीं है और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो परेशानियां नहीं होंगी। बाकी धन भाव के स्वामी बुध हैं, बुध भी लाभ स्थान में बैठे हैं, वो भी एक अच्छा आपको दे रहे हैं लाभ। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, पराक्रम, और यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल भी एग्रेसिव थोड़े से ग्रह हैं, तो घर में ठीक ठाक है, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे घर के स्वामी चंद्र हैं, चंद्र जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में केतु के साथ है। थोड़ी सी नकारात्मकता है एक दिन के लिए, उसके बाद तुला में चले जाएंगे, छठे में, फिर 7वें में। तो यहाँ पर स्थिति जो है ठीक ठाक रहेगी। चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य जो बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और छठे घर के स्वामी जो है वो तुला राशि है, शुक्र है, शुक्र जो है वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं, चाहे नौकरी में है, बिजनेस में है, आर्थिक लाभ आपको मिलता रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल, मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, जो कि ये बताते हैं कि पार्टनरशिप से, पत्नी से आपको धन लाभ होगा। तो ये स्थिति है आपके लिए। और भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी शनि और कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि, ये शनि क्योंकि अस्त हैं तो आपका भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर होगा। कार्यस्थल में भी थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। अपने काम पर ध्यान देंगे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, थोड़े दिन की बात है। उसके बाद ये अप्रैल होते ही ये शनि उदय होंगे और आपके लिए परिस्थितियाँ फिर से वापस ठीक ठाक बढ़ने लगेंगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध 10वें घर में बैठे हैं, 10वें घर के कारक भी हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, इसलिए इनका नीच भंग भी हो रहा है। तो नीच भंग होने का मतलब ये होता है कि कोई परेशानी अगर आती है तो उससे बाहर भी निकाल देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी काम आपके ठीक ठाक निकलते रहेंगे। मंगल बैठे हैं जो आपको ऊर्जा दे रहे हैं और आपको एक काम करने में अच्छी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। दूसरे घर के स्वामी चंद्र हैं, चंद्र जो है वो बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में केतु के साथ। तो एक दिन की बात है, उसके बाद ये पंचम, छठे और 7वें घर में अपना गोचर समाप्त करेंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, इस सप्ताह कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र बेसिकली 10वें घर में बैठे हैं उच्च राशि में। तो जो भी आप क्रिएटिव काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका नाम होगा, फेम होगा और बच्चों से भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे घर के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है वो क्योंकि आपकी राशि पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा और बाकी और कोई परेशानी नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, जो कि 12वां घर है। वृषभ राशि में बेसिकली बैठे हैं सप्तम भाव के, इसका मतलब ये कि आपको थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं पार्टनरशिप से या पति पत्नी के रिश्तों के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं। दूसरा, गुरु की दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है सुख स्थान पर, तो सुख बना रहेगा। दूसरा, नवम दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, तो 8वां घर जो होता है बेसिकली सडननेस का होता है। कोई रिसर्च वगैरह में है, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा दे सकते हैं गुरु। या कोई आपने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी मार्च का महीना है तो इसमें मार्च के महीने में ये सब चीज़ें तो ज़्यादा होती हैं, तो आपको फ़ायदा दिखाई दे ही रहा है वैसे भी। दूसरा, नवम भाव के स्वामी देखा जाए तो 8वें नवम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव अस्त हैं, तो अस्त शनि जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, तो भाग्य
थोड़ा सा उसी तरीके से काम करेगा। और दशम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु 12वें घर में बैठे हैं। तो दशम भाव के स्वामी जब भी 12वें घर में बैठे हों तो या तो आप कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं, या कोई ना कोई आपको ट्रांसफ़र का चांस बनता है कि आप की ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरी जगह, या आपकी नौकरी बदल जाए, कुछ इस तरीके के, या प्रोफाइल भी बदल सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये स्थिति है। एकादश भाव के स्वामी जो है वो मंगल है, मंगल आपकी राशि पर बैठे हुए हैं। ये भी एक त्रिकोण और केंद्र स्थान है, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह शुक्र जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव बैठे हुए हैं तीसरे घर में केतु के साथ एक दिन के लिए। उसके बाद ये चौथे घर में आएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर उसके बाद परिस्थितियाँ आपके लिए सुधर जाएंगी। बाकी का सप्ताह काफ़ी अच्छा निकलेगा आपके लिए। और साथ ही में गुरु बैठे हैं एकादश भाव में, जो आपको लाभ दे रहे हैं। और एक चीज़ और कहूँगा कि शनि बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। तो ढैया तो चल रही है, लेकिन शनि अस्त हो चुके हैं। तो सप्तम भाव जो आपका रिलेशनशिप का है, पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, और 8वां घर, दोनों के जो मालिक हैं शनि, वो अस्त हैं। तो जिसका मतलब ये है कि 8वें घर के भी परिणाम जो है वो आपको, क्योंकि 8वां इविल हाउस गिना जाता है, तो उसके परिणाम भी आपको खास बुरे नहीं मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है किस्म से। और नवम भाव में जो है वो 4 ग्रह बैठे हैं जो आपको अच्छे फ़ायदे दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र के स्वामी अगर देखा जाए तो मंगल है, और मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं। तो जैसे पिछले केस में कहा था, जब भी कार्य क्षेत्र के स्वामी 12वें घर में होते हैं तो आप या तो लंबी यात्रा पे जाते हैं, या फिर आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, या आपका प्रोफाइल चेंज हो जाता है, या नौकरी बदलती है। तो ये परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य बैठे हुए हैं मीन राशि में, जो कि 8वां घर है। अब 8वें घर में थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति हो जाती है। तो ये सप्ताह थोड़ा सा हो सकता है आपके कार्यों में विलम्ब हो, कहीं कोई रुकावटें आए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और सूर्य को ज़रूर सुबह उठकर अर्घ दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको सूर्य के परिणाम जो है आपको अच्छे मिलें, नुकसान वाली स्थिति ना बने। और धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी भी बुध हैं, जो कि नीच राशि में 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे धन में वृद्धि तो करेंगे क्योंकि देख रहे हैं धन भाव को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई नुकसान की भी स्थिति बनती हुई नज़र आती है। तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करेंगे तीसरे घर की। तो तीसरे घर के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, शुक्र भी 8वें घर में बैठे हैं। तो पराक्रम में भी कोई ना कोई थोड़ी कमी रहेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ी सी परेशानी तो दिख रही है। और चौथे घर के स्वामी मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि आपके सुख में वृद्धि कर रही है। और यहाँ पर खासकर बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। भूमि आदि से भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं। 5वें घर के स्वामी जो है वो बुध हैं, बुध 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर स्थिति वही है, जैसे कि कोई ना कोई रुकावट, कोई परेशानी, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। छठे घर के स्वामी जो हैं वो देखा जाए तो शनिदेव हैं, और 7वें घर के स्वामी भी शनिदेव हैं, 7वें घर में बैठे हैं अस्त होकर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली देखा जाए तो छठे घर के स्वामी जब अस्त होते हैं तो आपको कर्ज़े निपटाने में परेशानी होती है, आपको दुश्मन हावी पड़ते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 7वें घर के स्वामी अगर अस्त हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 8वां घर, जैसे मैंने बताया गुरु स्वामी है, गुरु बैठे हुए हैं आपके 10वें घर में। अब 8वें घर के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बदलाव लेके आते हैं। तो जो भी बदलाव हो उसे एक्सेप्ट करके चलें, अपनी पॉजिटिविटी लेके चलें उसमें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अब भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, तो ये आपका भाग्य काफ़ी मजबूत है, भाग्य आपका साथ देगा। और दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र भी जैसे बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो 8 और 10 में एक्सचेंज है, जो ये बताता है कि कोई कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है, जिससे आपको नुकसान की स्थिति ना बने। और इसके अलावा भी देखा जाए तो आपके एकादश भाव में जैसे बुध स्वामी हैं, बुध बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो या तो अचानक धन लाभ होगा या अचानक धन का नुकसान भी हो सकता है, दोनों परिस्थितियां हैं। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल घर है 8वां घर, तो थोड़ा सतर्क होकर चलें। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र, सूर्य और राहु के साथ। तो सप्तम भाव से आपके घर को भी देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। हालांकि नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से एफर्ट के बाद पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट होगा, पति पत्नी रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, और भी बाहर के लोगों से जो भी कांटेक्ट करते हैं उसमें फ़ायदा ही मिलेगा। धन के मामले में देखा जाए तो धन के स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, जो ये साफ बता रहे हैं कि पार्टनरशिप वगैरह में आपको फ़ायदे मिलेंगे। और परिवार में भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरे घर के स्वामी जो है वो मंगल है, मंगल बैठे हुए हैं दशम भाव में। दशम भाव, वहाँ पर मंगल जो है बली होते हैं, बली मंगल जो है काफ़ी आपको काम करने की एनर्जी खूब देते हैं, काम में आप बिल्कुल भी अग्रसर होते हैं और यहाँ पर अपना नाम कमाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है मंगल के लिए, पराक्रम भी अच्छा दिखाते हैं, संबंध आपके भाई बहनों के साथ भी ठीक ठाक रहेंगे। चौथे घर के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो है आपके बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर भी घर में भी सुख स्थिति अच्छी है, माता की सेहत भी अच्छी है, और बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी जो है शनि देव हैं, छठे घर के स्वामी भी शनि देव हैं, छठे घर में बैठे हैं, अस्त होकर बैठे हैं। तो एक तो आपके दुश्मन मुखर होंगे, लोन चुकाने में दिक्कत होगी, स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी थोड़ी कमज़ोरी दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। सातवां घर पार्टनरशिप का है, यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, सातवें और नवम भाव के बीच में राशि परिवर्तन है, जो आपको बहुत बड़े लाभ दे रहा है। भाग्य भी आपका मजबूत हो रहा है, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध हैं, बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, जो आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं। और एकादश भाव के स्वामी जो है शुक्र हैं, तो शुक्र भी आपको बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। चंद्र हैं, चंद्र जो है वो अपना गोचर शुरू कर रहे हैं आपकी राशि से केतु के साथ, एक दिन के लिए है। उसके बाद जैसे ही दूसरे घर में आएंगे, तीसरे चौथे में, तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए एक अच्छा सप्ताह है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुक्रदेव छठे घर में बैठे हैं ऊंच राशि में, साथ में बुध है, राहु है, सूर्य है। तो ये स्थिति ऐसी है कि जब ऊंच के बैठे हो चाहे छठे घर में बैठे हो, आपको फ़ायदा तो देते हैं। दूसरा, आपको रोग, रिपु, ऋण, इन सब से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो ये एक स्थिति अच्छी है, जो भाग्य से आपको धन भी प्राप्त होगा और परिवार में भी समय अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरे घर के स्वामी जो हैं वो देखा जाए तो गुरु हैं, और गुरु जो है बैठे हुए हैं आपके
वृषभ राशि में, जो कि 8वां घर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है। पराक्रम में आपको परेशानी आ सकती है, भाई बहनों के संबंध में परेशानी आ सकती है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथे घर के जो स्वामी हैं शनि है, 5वें घर के भी स्वामी शनि है, और शनि आपके लिए योग कारक हैं, क्योंकि एक केंद्र स्थान के मालिक हैं और एक त्रिकोण के, और अभी अस्त हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको वो फ़ायदा नहीं दे पा रहे जो इनको देना चाहिए। तो खासकर इस वक्त थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और 7वां घर पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप के घर में देखा जाए तो स्वामी है आपके मंगल, और मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है, पार्टनरशिप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9वें भाव के स्वामी बुध हैं, बुध छठे घर में बैठे हैं, तो ये स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि एक तो नीच राशि में है, छठे घर में है, हालांकि नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी कमज़ोर स्थिति है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी चंद्र हैं, चंद्र का गोचर 12वें घर से केतु के साथ शुरू हो रहा है। पहला दिन थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद परिस्थिति संभलती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए परेशानी नहीं है, स्थिति अच्छी है। एकादश भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो छठे घर में बैठे हैं। छठे घर में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर आपको धन लाभ देंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल 8वें घर में बैठे हैं। तो अगर राशि स्वामी 8वें घर में बैठे हो तो कमज़ोर स्थिति मानी जाएगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपको गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे भी ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के केस में अगर है तो उसका भी आपको बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष में भी अगर आपको थोड़ा तालमेल बना के चलनी है, जिससे आपको परेशानियाँ कम हो। और इसके अलावा भाग्य धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं 7वें भाव में। तो ये 7वां भाव आपको पार्टनरशिप से, बाहर के एग्रीमेंट से, लोगों से धन दिलवाएगा, और साथ ही में पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, शनिदेव अस्त बैठे हैं चौथे घर में। तो आपकी जो ढैया चल रही थी उसकी परेशानियां समाप्त होती नज़र आती हैं, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं, तो इसलिए परेशानियां भी नहीं होंगी। 5वें घर के स्वामी जो है गुरु ही हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको गुरु क्योंकि बैठे हुए हैं 7वें भाव में, और 5वें घर और 7वें भाव में आपस में राशि परिवर्तन भी है, तो ये एक अच्छा निर्माण करती है। एक दूसरे से जो राशि परिवर्तन होता है फ़ायदा देता है। तो आप खासकर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, कोई आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए, और आपकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी आगे आती हुई नज़र आएगी। बच्चों से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। छठे घर के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं। थोड़ा क्योंकि छठे घर के स्वामी होकर 8वें में बैठे हैं, तो एक विपरीत राजयोग भी बनता है, जो ये बताता है कि जो परेशानियां आएंगी उससे छुटकारा दिला देंगे। तो ये स्थिति है। भाग्य स्थान के स्वामी जो है वो चंद्र हैं, चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है आपके 11वें घर से। तो पहला दिन केतु के साथ हैं, उसके बाद 12वें में आएंगे। तो आखिरी के जो 3 दिन हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे चंद्र की दृष्टि से। और कार्यक्षेत्र के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य जो है वो देखा जाए तो आपके 5वें भाव में बैठे हैं, तो सरकारी लाभ मिलते हुए नज़र आता है आपको। और कोई भी अगर सरकार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और एकादश भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, बुध यहाँ पे आपके घर को देख रहे हैं, जो आपको लाभ दे रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, गुरु बैठे हुए छठे घर में। छठे घर में थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति कही जाती है, लेकिन क्योंकि ये 6 और 4 में आपस में राशि परिवर्तन है, जो राशि परिवर्तन होता है तो आपको उसका एक फ़ायदा भी मिलता है। फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के मामले में तो आपको लोन मिल जाएगा। आप कोई
डीलिंग करना चाहते हैं वाहन के सिलसिले में, वाहन में भी उसमें हो जाएगी, लोन वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा भी देती हैं। बाकी दुश्मनों पर भी आप थोड़ी बहुत वो काबू कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो ठीक ठाक है आपके लिए। और इसके अलावा देखा जाए तो पंचम भाव की स्थिति जो है धनु वालों के लिए वो ये है कि मंगल स्वामी है और मंगल बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में मंगल जब बैठते हैं तो क्योंकि एक तो मित्र राशि में नहीं है, हालांकि आपके अंदर एग्रेशन तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देते हैं पार्टनरशिप वगैरह के मामले में। तो यहाँ थोड़ा समन्वय बना के चलें, और ताकि आपकी पार्टनरशिप में कोई ऐसी वाद विवाद हो उसे अलग करने की कोशिश करें, उसमें टालने की कोशिश करें कि कोई उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो तब आपके लिए समय ठीक निकल जाएगा। अब बात करेंगे आपके भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान के मालिक जो हैं वो है सूर्य, और सूर्य बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो एक किस्म से चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में सूर्य जब बैठे होते हैं तो कोई ना कोई पोजीशन देते हैं। तो पोजीशन कोई मिल सकती है आपको, अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कि आपकी प्रमोशन वगैरह हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। और दशम भाव के स्वामी जैसे मैंने बताया कि कन्या राशि है, केतु बैठे हुए हैं, कोई ना कोई बदलाव दिखाई देता है। केतु बैठे हो चंद्र के साथ तो कोई ना कोई बदलाव दिखाई देता है। हो सकता है कोई पोजीशन चेंज हो, डिपार्टमेंट चेंज हो, कहीं ना कहीं या प्रोफाइल चेंज हो, ये सब दिखाई देता है। एकादश भाव के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र जैसे मैंने बताया चौथे घर में बैठे हैं ऊंच के, तो आपको अच्छे लाभ देते हैं। तो शुक्र वैसे भी बली होते हैं चौथे घर में, वाहन नया खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, पारिवारिक सुख मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक है स्थिति, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दें। इसके बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, और शनि देव दूसरे घर में बैठे हैं लेकिन अस्त हैं। तो एक तो आपके कार्य में विलंब होगा, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई देगी अगर आप नौकरी में हैं, और वहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। धन के मामले में भी कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानियाँ आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, धन उतना एकत्रित नहीं कर पाएंगे जितना आप करना चाहते थे, क्योंकि शनि देव अस्त हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी। तो पारिवारिक स्थिति में भी थोड़ी बहुत ऐसी बात रही है कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा रहेगा जिससे जो आपको हमेशा परेशानी देता रहेगा। ये सप्ताह खास कर थोड़ा ध्यान से चलें। तीसरा घर जो स्वामी जो है वो है गुरु, और गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके वृषभ राशि में, जो कि आपका पंचम भाव है। तो पंचम भाव में और तीसरे घर में, इन दोनों में राशि परिवर्तन भी है, तो आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, आप अपने ज्ञान से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा पंचम भाव जो है क्रिएटिविटी का होता है, आपके जो है बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है, इन सब जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये परिवर्तन योग यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चौथे घर के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो बैठे हुए हैं बेसिकली छठे घर में, तो छठे घर में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। तो चौथा घर भी एक किस्म से ठीक ठाक है। सप्तम भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है नवम भाव से केतु के साथ, तो यहाँ पर एक दिन के लिए है तो थोड़ी बहुत परेशानी है। इसके बाद ये दशम भाव में आएंगे। दशम भाव एकादश भाव, अच्छी स्थिति रहेगी। अंत में जब ये 12वें घर में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए खर्चे बढ़ाएंगे, थोड़ा तनाव पैदा कर सकते हैं। तो तब तक थोड़ा सा आपको वैसे मिले जुले परिणाम है मकर राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, ये द्वादश भाव और कुंभ राशि के स्वामी हैं। और यहाँ पर क्या है कि शनिदेव अस्त हैं, तो अस्त ग्रह
आपको कामों में रुकावट देते हैं, आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। उसके अलावा धन भाव की जो स्थिति देखें तो धन भाव में गुरु स्वामी है और शुक्र बैठे हुए हैं ऊंच राशि में, साथ में बैठे हैं बुध, राहु और सूर्य, और गुरु बैठे हुए हैं चौथे घर में। तो दोनों में राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन फायदा दे रहा है प्रॉपर्टी के मामलों में, धन आपको काफ़ी मिल रहा है इस मामले में, और आपको पारिवारिक सुख भी मिल रहा है। तो ये स्थिति एक आपके लिए अच्छी बनी हुई है। जो परेशानियां आपको राशि स्वामी के अस्त होने से हो रही हैं, वो यहाँ पर आपको फ़ायदा दिख रहा है। एक आधे तीसरे घर के स्वामी जो हैं मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं आपके पाँचवें घर में। तो पाँचवें घर में मंगल जो बैठे होते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई आप ऐसे आर्ट फॉर्म में हैं, डांस वगैरह में, स्पोर्ट्स में, उसमें आप काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। तो ये स्थिति है। बाकी अदरवाइज़ भी वैसे आप थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम करते हैं। तो ये ठीक है, स्थिति कोई बुरी नहीं है। इसके अलावा छठे घर के स्वामी जो हैं वो देखा जाए तो चंद्र है, और चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है आठवें घर से केतु के साथ। तो यहाँ पर पहले दिन थोड़ी परेशानी है, उसके बाद जैसे ये नवम भाव में जाएंगे, दशम में जाएंगे, एकादश में, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो बाकी का हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी जो हैं वो देखा जाए तो शुक्र है। शुक्र योग कारक भी हैं आपके लिए, और शुक्र बैठे हुए हैं दूसरे घर में। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि कामकाज से आपको धन का काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। और साथ ही में क्योंकि आय भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, तो गुरु जो है वो भी चौथे घर में बैठे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो सिवाय ये कि आपके राशि स्वामी सिर्फ अस्त हैं, बाकी सब जगह आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो बस इतना सा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसका लाभ उठाएं। अब बात करेंगे मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी है गुरु, और साथ ही में यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, बुध, राहु और सूर्य, और गुरु स्वयं बैठे हुए हैं तीसरे घर में, यानी कि वृषभ राशि में। तो राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र और गुरु का, जो कि आपको ये दिखाता है कि आप अधिक मेहनत करके अच्छा पैसा कमाएंगे, कामों में रुकावटें कम होंगी और आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, जिससे आप धन लाभ भी उठाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि चौथे घर में बैठे हैं। मंगल जो है वो चौथे घर में, हालांकि प्रॉपर्टी के मामले में लाभ तो देते हैं, लेकिन चौथे घर में क्रूर ग्रह अच्छे नहीं हैं। एक तो माता की सेहत का ध्यान रखें, और पारिवारिक सुख में थोड़ी खलल डालते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको यहाँ ख्याल रखने की ज़रूरत है। पंचम भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है सप्तम भाव से, कन्या राशि से, और यहाँ पर ये केतु के साथ है एक दिन के लिए। उसके बाद ये आठवें घर में जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर पहले 3 दिन थोड़ा सा परेशानी है, उसके बाद नवम और दशम भाव में जब आएंगे तो परेशानियाँ कम होंगी और आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, बुध स्वामी है। बुध बैठे हुए आपकी राशि पर अपने भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे चलेंगे। जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं किसी बाहर के लोगों के साथ, वो भी बहुत अच्छे कामयाबी से करेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी देखा जाए तो मंगल हैं, और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं चौथे घर में। कमज़ोर स्थिति कही जाती है मंगल की, परेशानी करते हैं यहाँ पर। वैसे तो देखा जाए भाग्य स्थान के स्वामी केंद्र में हो तो अच्छे गिनते हैं, जो कि आपको हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी में फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत दे सकते हैं, आपके सुख में खलल डाल सकते हैं। और यहाँ पर इनकी चौथी दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, जो जहाँ पर केतु बैठे हैं। तो पार्टनरशिप या पति पत्नी के रिश्तों में भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। कार्यक्षेत्र के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है वो
तीसरे घर में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि आप अपना पराक्रम अपने ज्ञान से बढ़ाएंगे और अपने कार्य में उसको यूटिलाइज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक आदर्श भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव अस्त बैठे हैं 12वें घर में। लाभ में कहीं ना कहीं थोड़ा विलंब होगा, तो धैर्य रखें, आगे चलकर समय ठीक होगा। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।